हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा और हमारे संविधान में कोई मेल नहीं है। 1947 में जब 1946 से जब संविधान सभा बनी और संविधान बनाने का काम शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को वो काम ख़त्म हुआ और संविधान बनकर तैयार हुआ, तब हिंदू राष्ट्रवादी आरएसएस वाले संविधान का विरोध कर रहे थे, डेमोक्रेसी का विरोध कर रहे थे, हमारे तिरंगे झंडे का विरोध कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजर, अपना जो मुख्य पत्र है, आरएसएस का मुख्य पत्र है, उसमें उन्होंने लिखा कि ये क्या पनौती 3 रंग का झंडा। हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू रूढ़िवादी धर्म में ऐसा माना जाता है या वो मानते हैं कि 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, तो ये 3 रंग वाला पनौती झंडा ये राष्ट्र का झंडा नहीं है, आज़ाद भारत का झंडा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे झंडे के 3 रंग अलग अलग समुदायों को साथ में लेकर सर्वसमावेशक संविधान, सबके लिए सबको बराबरी का अधिकार देने वाला, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, किसी धर्म को पालता हो, कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, सबको एक समान होने का अधिकार हमारे संविधान ने 1949 26 नवंबर को घोषित किया। और यही हिंदू राष्ट्रवादियों को मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने उस झंडे का, उस संविधान का, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का विरोध किया। और चूंकि ऐसा संविधान आने वाला है, अगर देश आजाद हुआ तो स्वतंत्रता आंदोलन की ये जो मांग थी, बराबरी का अधिकार और सर्वसमावेशक राष्ट्रवाद, सबको साथ में लेकर चलने की जो मांग थी, और इस राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी ने बलिदान दिया। हिंदुओं ने दिया, मुसलमानों ने दिया, दलितों ने दिया, ओबीसी ने दिया, महिला बहुत बड़े पैमाने पर शामिल हुई, आदिवासी बहुत बड़े पैमाने पर शामिल हुए। नहीं हुए तो 2 वर्ग, 2 ताकतें या 3 ताकतें कह सकते हैं। मुस्लिम लीग, हिंदू राष्ट्रवादी और जमींदार नवाब वर्ग के लोग जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं हुए। आरएसएस, हिंदू महासभा न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं हुई, स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध करते थे। वो अंग्रेजों की आज़ादी के लिए, अंग्रेजों के साथ मिलकर आज़ादी का विरोध करने वाले ताकतों में थे, अंग्रेजों का साथ देने वाले लोगों में थे। वैसे ही मुस्लिम लीग और जमींदार नवाब और जमींदार वर्ग के प्रतिनिधि, हिंदू महासभा आरएसएस जमींदार वर्ग के प्रतिनिधि थे। वो राजाओं के साथ, राजा, ये जो हिंदू राजा थे, जहाँ जहाँ हिंदू राजा थे हमारे देश में, उनके साथ मिलकर चलने वाले लोग थे। अब उनका सपना मेजॉरिटी में आने के बाद कोई अपनी नीतियां लागू करने का सपना नहीं है, दूसरी पार्टियों की तरह देश चलाने का सपना नहीं है। उनका एक प्रमुख ऑब्जेक्टिव है भारत के लोकतंत्र का। उन्होंने 1949 में विरोध किया था। उस लोकतंत्र से, उस स्वतंत्रता आंदोलन से जन्मे भारत की कल्पना, आइडिया ऑफ इंडिया, एक बहुलवादी भारत, एक सर्वसमावेशक राष्ट्रवाद, एक सर्वसमावेशक भारत, जहाँ सबको लोकतंत्र में आज़ादी है, बराबरी का अधिकार है और सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, मानव गरिमा के साथ सबको जीने का अधिकार, उसका उनको विरोध करना था। ये सूत्र नहीं चाहिए था, इसका अब तोड़फोड़ कर रहे हैं।
ये एक पहला उद्देश्य 2014 में भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद। और उसका दूसरा उद्देश्य है कि यहाँ जो पूंजीपति वर्ग है, क्रोनी कैपिटलिज्म, बड़े पूंजीपति वर्ग है, उनके हाथों देश बेचना, उनकी संपत्ति को बढ़ाना, उनकी ताकत को बढ़ाना, उनके वर्चस्व को बढ़ाना। और वो वर्चस्व कैसे बढ़ाएं? पूंजीपति क्या खून पसीना निकालकर पैसा कमाते? नहीं, मजदूरों का, किसानों का, देश की जनता का शोषण करके। और पूंजी, फाइनेंस कैपिटल जिसको हम कहते हैं, आर्थिक पूंजीवाद, पूंजी एक जुआ की तरह जैसा खेली जाती है, उसका इस्तेमाल करके पूंजीवादियों को मजबूत बनाना, चाहे फिर देश में गरीबी फैले, बेरोजगारी फैले, भूखमरी फैले, इनको परवाह नहीं। हिंदू राष्ट्रवादी विचार पर जो चलते हैं, इनको इन विषयों से, इन इश्यूज पर कोई लेना देना नहीं है। उल्टे उनको पता होता है कि हम क्रोनी कैपिटलिज्म या लुटेरी पूंजीवाद, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म को बढ़ावा देंगे तो ये उसके परिणाम होंगे, और हो रहे हैं। वो अपना उद्देश्य हासिल कर रहे हैं। उनके उद्देश्य हासिल करने का तरीका क्या क्या है, उस पर मैं कुछ संक्षिप्त में रोशनी डालना चाहूँगा। और फिर सीपीआई जैसी पार्टी, कम्युनिस्ट, भारत का कम्युनिस्ट आंदोलन क्या क्या कर सकता है या क्या क्या करना चाहिए, इस पर कुछ टिप्पणी मैं करना चाहूँगा। तो जैसे सत्ता में आए, एक तो सत्ता में आने के लिए बहुत ढेरों झूठ बोलने पड़े, झूठे वायदे करने पड़े, ऐसे ऐसे एक सपने दिखाने पड़े लोगों को, जो उनको पता था कि उन सपनों को पूरा करने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है और उनकी इच्छा भी नहीं थी। रास्ता तो छोड़ो, उनकी इच्छा भी नहीं थी उन सपनों को पूरा करने। ऐसे सपने, बड़े 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 वादे किए। उन वादों में कुछ मैं आपको अगर याद दिलाऊं, और जो एकदम फेल गए हैं, उसका उल्टा हुआ है। एक पहला वादा था उनका, सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करने का। सर जी, 15 लाख रुपया जमा करना तो दूर, टैक्स बढ़ाकर हमारी जेब से वो पैसा निकाल रहे हैं। आम जनता की जेब से टैक्स बढ़ाकर, जीएसटी का टैक्स लगाकर आम जनता की जेब से पैसा निकाल रहे हैं। भारत एकमात्र देश है जो दो सालों के कोरोना लॉकडाउन के बावजूद यहाँ टैक्स बढ़ाया जा रहा है और वो जनता पर खर्च नहीं किया जा रहा। बाकी देशों में या तो टैक्स की रियायत दी जा रही है या जनता में पैसा, सरकार जनता को पैसा देती है कि भाई आप भूखमरी का सामना कर रहे हैं, बेकारी का सामना कर रहे हैं, 2 साल कुछ काम नहीं है, उद्योग नहीं चले, दुकानें नहीं खुली, कुछ नहीं हुआ, तो अर्थतंत्र कैसे चलेगा? और अर्थतंत्र छोड़ो, लोगों का पेट कैसे भरेगा? इसीलिए सबसे बड़ा पूंजीवादी देश इस विश्व में अमेरिका ने भी ये काम किया कि सभी जिसका जो पगार था और जो काम पर नहीं जा सका, उनको वो पगार उनके खाते में जमा करने का। मोदी सरकार ने हमको बताया कि वो 20 लाख करोड़ खर्चा कर रहे हैं जनता पर लॉकडाउन में। ये बिल्कुल बड़ा झूठ। ये 20 लाख करोड़ उद्योगपतियों को टैक्स कंसेशन में दिया गया, उनको लोन के रूप में दिया गया, और बताया क्या गया कि हम 20 लाख करोड़ जनता पर खर्च कर रहे हैं। इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए वो सक्षम है। मुझे तो, मैं तो ऐसा धुरजारियां शिवरिंग कप कपी आने लगे मुझे ये झूठ सोचने के बारे में।
दूसरा उनका वादा था, हर साल 2 करोड़ नौकरियां वो तैयार नौजवानों को देंगे। 2 करोड़ नौकरी तो की बात तो छोड़ो, उल्टे उनका लोग ज्यादा बेकारी में गए। लॉकडाउन में ही नहीं, लॉकडाउन से पहले ही बेकारी फैल रही थी, ज्यादा फैल रही थी, क्योंकि नौकर भर्ती, सरकार की नौकर भर्ती पर रोक थी। शिक्षकों के ये नहीं भरे जा रहे थे, पद नहीं भरे जा रहे थे, आर्मी में पद नहीं भरे। अब जब भरने की सोचे तो अग्निवीर 4 साल के लिए नौकरी देंगे, उसके बाद आपको उठाकर फेंक देंगे। उसमें से सिर्फ 25% लोगों को परमानेंट नौकरी मिलेगी, बाकी 75 लोग बिना पेंशन के, बिना किसी अधिकार के 4 साल नौकरी करने के बाद अब कौन उनसे शादी करेगा, कौन उनसे परिवार बनाएगा, 4 साल के बाद क्या करेंगे, इसके बारे में सरकार की कोई सोच नहीं। कहते हैं कि ये अग्निवीर, जैसे मोदी ने एक बार अनाउंस किया था कि वो चौकीदार है, सब ये अग्निवीरों को चौकीदार की नौकरी में ढकेला जाएगा, वो भी मिले तो। अच्छे दिन का वादा था। कौन से अच्छे दिन आए? किसके अच्छे दिन आए? अच्छे दिन आए अडानी और अंबानी के, बड़े पूंजीपतियों के। बाकी मध्यम पूंजीपति और छोटे पूंजीपति के भी अच्छे दिन नहीं आए, उनके दिन और बुरे हो गए। अब भारत की जनता कहती है अच्छे दिन वाले उसके पहले के जो बुरे दिन थे वही लौटा दो हमको, वही चाहिए हमको, वो बुरे दिन हमको ज्यादा रास आ रहे हैं अच्छे दिन के बजाय। लॉकडाउन में अडानी और अंबानी, जो सबसे अमीर 1% पूंजीपति है, रिचेस्ट पीपल 1%, उनकी इनकम 34% से लॉकडाउन में बढ़ी। 2 साल के लॉकडाउन में उनके पास उसकी इनकम बढ़ी। और जो 50% सबसे गरीब लोग हैं, उनकी इनकम 20% घटी। जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम घट रही है, जो अमीर है उनकी इनकम बढ़ रही है। किस वजह से? बैंकों को लूटने दिया है पूंजीवादियों को, बैंकों को लूटने दिया। बड़े बड़े लोन लेकर 9,000 करोड़, 13,000 करोड़, इतने करोड़ों के लोन लेकर सब देश के बाहर फरार। और करोड़ों दूसरे पूंजीपतियों ने जो करोड़ों के लोन लिए हैं, उनको बैंकों को कहा कि उनके लोन को माफ कर दो, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर करके उसको खत्म करो, आपकी बुक्स में अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। वो इसका नतीजा क्या है? आपके और हमारे जेब से बैंक पैसा निकाल रही है। कैसे निकाल रही है? चेकबुक के लिए पैसा। आप एटीएम से पैसा विड्रॉ करोगे तो पैसा, उस पर जीएसटी, चेक बाउंस हो गया तो पहले ऐसे कभी हमने सुना नहीं था। इन सेवाओं के लिए, ये सेवाएं साधारण बैंक देती थी, क्योंकि बैंक का जो नुकसान है बैंक कहां से भरेगी? 15 लाख देने का वादा था, हमारी जेब से पैसा जा रहा है, गरीब और गरीब बन रहा है, अमीर और अमीर बन रहा है। और इन्होंने तो किसानों को लूटने का प्लान बना दिया कि किसान अपना उपज पैदा करेंगे और बड़े पूंजीपति अब औने पौने दाम में मोनोपोली बनाकर खरीदेंगे। सरकार न्यूनतम दाम से पीछे हट रही थी। वादा था, डिक्लेयर किया, लेकिन देने आए तब, अनाज खरीदे तब न्यूनतम दाम पर। न्यूनतम दाम के क्योंकि सरकार नहीं खरीद रही है, इसलिए ये प्राइवेट लोग जाकर सारी चीज़ें खरीद रहे। मैं भोपाल में एक जन सुनवाई थी, उस जन सुनवाई में गया, मुझे वहाँ जूरी मेंबर बनाया था, और वहाँ मैंने एक नई बात सीखी
किसानों का नया दर्द और सीखा। भोपाल में एमपी में बीजेपी की सरकार, और बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये हो रहा है कि मंडियों में सेठ अनाज खरीद रहा है और अनाज खरीदने के बाद गायब हो रहा है पैसे चुकाए बिना, और वो किसान उसको ढूंढ रहा है। मंडी के जो मैनेजमेंट है, मार्केट के जो चेयरमैन है, मैनेजिंग कमेटी है, उसको कह रहे हैं, वो बोल रहे हम कहाँ से ढूंढे, पुलिस कह रही है हम कहाँ से ढूंढे। ऐसा एक नहीं, अनेक मंडियों में अनेक किसानों के साथ हुआ। तो ये किसानों ने बाद में पूरी लड़ाई करके, एक बहुत हीरोइक स्ट्रगल था, एक बहुत संघर्षशील संघर्ष था, जिससे हम सबको प्रेरणा मिलती है कि ये इस सरकार को हम झुका भी सकते हैं। अगर डट कर आंदोलन करें तो हम झुका भी सकते हैं। इन पूंजीपतियों को मजबूत करने के लिए रेल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, बंदर बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, और सवाल पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल में जो किया वो आप बेच रहे हैं, और सब पूंजीपतियों को, बड़े पूंजीपतियों को औने पौने दाम में बेच रहे हैं। अडानी, गौतम अडानी एक साधारण मध्यम लोअर मिडिल क्लास से आने वाला व्यक्ति, गुजरात से। गुजरात में उसने मोदी का साथ दिया। पहले मुंड्रा पोर्ट उसकी जेब में डाला, और वो सारा पैसा 2013 में जो पूंजीवादियों ने अहमदाबाद में, गुजरात में संक्रांति के समय पर मीटिंग की और डिक्लेयर किया कि हमारा प्रधानमंत्री, देश की जनता नहीं कर रही है, अभी इलेक्शन नहीं, इलेक्शन के बहुत पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी होगा। क्यों होगा? क्योंकि टाटा को उसने सानंद में सबसे सस्ती जमीन दे दी। बंगाल में से जब उसकी नैनो फैक्ट्री निकाली गई, उसके बाद उसको सानंद में बुलाकर सबसे सस्ते में जमीन दी, लोन दिया, सब कुछ दिया फैक्ट्री खोलने के लिए। टाटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक स्टेटमेंट दिया कि जो गुजरात में बिजनेस नहीं कर रहा है वो मूर्ख है। यहां सरकार सब कुछ दे रही है, यूनियन नहीं बनने दे रही है, मजदूरी नहीं बढ़ने दे रही है, किसानों की जमीन सस्ते में लेकर किसानों को दे रही है, पूंजीपतियों को दे रही है। और टाटा को 20 लाख करोड़ का लोन दिया वो फैक्ट्री खोलने के लिए, और वो लोन 0.01% के इंटरेस्ट पर, वो भी इंटरेस्ट शुरू होगा 20 साल के बाद। अब इतना मुफ्त में पूंजी मिल रही है, जमीन औने पौने दाम पर मिल रही है, मजदूरी सब कुछ मिल रहा है। तो टाटा ने कहा, रतन टाटा ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो गुजरात में जो पूंजीपति बिजनेस नहीं कर रहा है वो मूर्ख है। और इसीलिए ये गुजरात का मॉडल अब भारत में लागू किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन, सब कुछ बेच रहे हैं, और बेचने के लिए फिर भी देश में विरोध नहीं हो रहा है। अगर कोई दूसरी पार्टी करती तो यहां बहुत बड़ा आंदोलन होता है इस देश में। क्यों यहां आंदोलन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि हिंदू राष्ट्रवाद के पास, हिंदुत्व के पास, हिंदुत्व विचारधारा के पास हम सबको मूर्ख बनाने की जड़ी बूटी है, राष्ट्रवाद की। वो राष्ट्रवाद की गुट्टी पिला रहे हैं हमें, हमें हिंदू मुस्लिम संप्रदाय में बांट रहे हैं, हमारे में झगड़ा लगा रहे हैं। हिंदू को लग रहा है, हिंदू को ऐसा महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दुश्मन पूंजीपति नहीं है, हमारा मुद्दा नौकरी नहीं है, महंगाई नहीं है, हमारा मुद्दा मुसलमान। और इस आइडियोलॉजी, इस विचारधारा की घुट्टी पिलाकर देशभक्त बना रहे। उनकी दूसरी स्ट्रेटेजी है कि जनता विरोध न करे, महंगाई हो, बेकारी हो, सब कुछ हो, लेकिन जनता विरोध ना करे। उसकी एक दूसरी उनकी स्ट्रेटेजी है
भक्त बनाने की। वो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बना रहे हैं। सरदार पटेल का बड़ा स्टैचू, बम्बई में अरेबियन सी में शिवाजी का एक 3,600 करोड़ खर्च करके स्टैचू, और सरदार पटेल का जो स्टैचू बना, ये आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन सारा माल और सारा बनाया हुआ है चीन का वो माल है। सरदार पटेल का जो स्टैचू बनाया उसमें चीन का सब बड़ा योगदान है बनाने में। अब पार्लियामेंट बना रहे हैं, बहुत बड़ा पार्लियामेंट। अब बड़ा पार्लियामेंट बना रहे हैं। हम इन बड़ी बड़ी चीजों को देखकर हमारी आंखें चौंधिया जाती है। हाँ, देश विश्व गुरु बन रहा है, देश विकास कर रहा है। मैं एक नवाब की स्टोरी बताता हूँ, बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ क्योंकि वक्त नहीं है। एक नवाब था, बहुत कर्जे में डूबा था। पठान आता पैसा मांगने, वो हर बार बाद में दूंगा, अगले महीने दूंगा, अगले दिन दूंगा, अगले हफ्ते दूंगा, ऐसे वायदे करता रहता। पठान भी थक गया कि कितने वायदे कर रहा है ये। उसने बाहर से देखा, इतनी चमक धमक है इसके घर में, और मेरा एक छोटा सा कर्जा है वो नहीं दे रहा है। उसको एक गुस्सा आता है। बहुत महंगे महंगे पर्दे लगे हैं बाहर, और बाहर चमक दमक भी बहुत है और महंगे पर्दे लगे हैं। पठान को गुस्सा आता है और वो जबरदस्ती अंदर घुस जाता है कि आज तो मैं इन पर्दों को लेकर जाऊंगा और इसको बेचकर मेरा कर्जा। वो जब पर्दे निकालता है तो देखता है कि घर में औरतें सब नंगे हैं। ये बाहर की चमक जो हमें इन बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, ये एक पर्दा है विदेशियों के लिए और हमारी भी आंखों में कि देश विकास कर रहा है। हम इन बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि देश विकास कर रहा है। देश की भूखमरी नहीं दिखाई दे रही, देश में बढ़ती हुई बेकारी नहीं दिखाई दे रही। ये उस नवाब का जो नंगापन था, जो महंगे कर्जे उठा उठा कर उसने अपना घर सजा के, बाहर से अपना घर सजा के रखा था लेकिन अंदर पोकल था, वैसा देश ये बना रहे हैं। उसमें हमें गौरव, एक आम भारत के नागरिक में, एक भक्त में गौरव की भावना पैदा कर रहे हैं। उस गौरव की चकाचौंध में वो जब गौरव करता है तो उसको आसपास की सच्चाई दिखाई नहीं देती। साथियों, इनके डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के जो तौर तरीके हैं, संक्षिप्त में 1-2 मिनट में ही मैं कहूँगा, और फिर आगे हम क्या कर सकते हैं उस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। जुडिशरी को पर एक बहुत बड़ा दबाव डालकर उन्होंने अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके जुडिशरी को बहुत इन्फ्लुएंस, मोदी सरकार इन्फ्लुएंस करने में, उस पर प्रभाव डालने में कामयाब रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्राइवेटली पता है, वकीलों से सुनते हैं, दूसरे जजों से सुनते हैं, लेकिन यहाँ ओपनली नहीं बता सकते कि कैसे कैसे नंगे तरीक़ों से उनको इन्फ्लुएंस किया है। एक जज ने, जो चीफ जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट का, उसने किसी ने जाकर उनको पूछा, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा, अब क्या बताऊं, मेरी परिस्थिति क्या है, मेरी हालत क्या है। पेगासिस डालकर, फाइल डालकर, झूठे एविडेंस बनाकर ब्लैकमेल करने का काम हिंदुत्व ने बहुत पहले से गुजरात से ही सीखा, गुजरात के समय में सीखा। आपकी प्राइवेसी खत्म कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आज अच्छी यूनिवर्सिटी में आप दाखला लेने जाओ तो अमीर के बच्चों बीए, बीएससी या इंजीनियरिंग या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए 20-20 लाख, 30-30 लाख, 50-50 लाख एक साल की फी है। आप जाइए, या एमईटी यूनिवर्सिटी, उसमें जाकर आप इंक्वायरी कीजिए, या आप गूगल पर जाकर एमईटी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरिए और फीस देखिए उनकी कितनी फीस है। अब ये अमीर बच्चे, उच्च जाति के बच्चे पढ़ेंगे और विदेशों में जाएंगे, देशभक्त बनेंगे, यहाँ मुसलमान और दलितों पर नफरत फैलाएंगे देश के अंदर, और मोदी की जय जयकार करेंगे,
हमारी प्राइवेसी ख़त्म की, इंफॉर्मेशन, माहिती का अधिकार उन्होंने ख़त्म किया। इनको अधिकार नहीं पसंद, कोई भी अधिकार, बराबरी का अधिकार, स्वतंत्रता, कुछ भी नहीं पसंद। इनको क्या पसंद है? लोग भक्त बने, बस उनकी पूजा करें, बस वो जो नंदी बैल हाँ 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 कहता है वैसा इनकी हर पॉलिसी में, और कोई भी एक भी विरोध सुर दिखेगा तो उसको ख़त्म करें। और सांप्रदायवाद उन्होंने इस देश में बढ़ाया है। इसके खिलाफ हम लोगों ने क्या करना चाहिए? साथियों, आज लड़ाई इस इलेक्शन में या आज सड़कों पर, आज लड़ाई महंगाई की तो है, रोजगारी की तो है, किसानों की तो है, महिलाओं की तो है, दलितों की तो है, मुसलमानों की तो है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई लोकतंत्र बचाने की लड़ाई। आज हमारा संविधान सिर्फ नाम से रह गया है, बाकी अंदर से खोखला कर दिया है। इन्होंने अलग अलग तरीकों से खोखला कर दिया है, ईडी का इस्तेमाल करके। विरोधी पार्टियों को, इनका एक नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, दरअसल कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, ऊपर का नारा था, उसके अंदर था विरोधी पक्ष मुक्त भारत, कोई उनका विरोध न करे, एक अधिकार उनका, सिर्फ एक पार्टी बचे और एक वो जो कहे सो वो डेमोक्रेसी। इनके अभी क्योंकि राजा नहीं रहे तो राजा का बेटा राज करेगा, ऐसी स्थिति नहीं रही, तो लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, एक राजा चुनने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का या इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन से बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि हमारे आमुख में जो है एक न्यायपूर्ण, सर्वसमावेशक, न्यायपूर्ण, समतावादी समाज बनाने का जो आमुख का सपना है और नागरिकों को अधिकार देने का की बात है हमारे संविधान में, उसको ख़त्म करना। तो हम क्या करें? एक हमें लोकतांत्रिक चेतना जनता में जाकर बनानी होगी। आज जनता में धर्म की चेतना है। इसका मतलब धर्म का विरोध करना नहीं है, किसी भी धर्म का विरोध करना नहीं है, लेकिन हर धर्म में एक फंडामेंटलिस्ट, अंतिमवादी प्रथा भी होती है और लोकतंत्रवादी प्रथा भी होती है। उसके बारे में हम कैसे बात करें? स्वामी विवेकानंद का जो अंत्योदय का मर्म है और अंत्योदय की विकास की बात है, क्या इस चेतना को, इस मानवीय चेतना को हम संतों की वाणी द्वारा लोगों तक ले जा सकते हैं क्या, और कैसे ले जाए? और लास्ट में, हमें आज सिर्फ मजदूरों में काम नहीं करना है, सिर्फ किसानों में काम नहीं करना है, इनमें तो काम करना ही है। आज हमें एक समाज के अंदर भी जाकर काम करना होगा। दलित समाज को कैसे हमारे पास करीब लाएं, महिलाओं के सवाल उठा कर कैसे हम महिलाओं को साथ में लाएं, आदिवासी समाज, हम नागपुर में है, विदर्भ में है, यहाँ आदिवासियों का एक बहुत बड़ा संघर्ष भी हुआ है, आदिवासियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। आदिवासियों से जुड़कर आदिवासी चेतना और आदिवासी पहचान को कैसे हम मजबूत करें। जो पिछड़े ओबीसीज है, वर्चस्ववादी ओबीसीज नहीं, लेकिन जो पिछड़े वर्ग है, सचमुच आर्थिक और जाति व्यवस्था में पिछड़े वर्ग है, उनके समस्याओं को कैसे लेकर डेली हमारे काम में उनके साथ कैसे संपर्क आए, इस काम को ले जाने के लिए, हमारे संदेश को ले जाने के लिए, हमारी आइडियोलॉजी को, हमारी विचारधारा को, मार्क्सवाद को उन तक कैसे ले जाए, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोकतांत्रिक चेतना बनाएंगे तब इस देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। हम ऐसा एक समाज बनाएं जिसमें मोदी जैसे लोग तो आए लेकिन लोग उनको सुने ना।